अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की उस नजरसानी दरख्वास्त को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने मई में दिए गए अदालत उज़्मा के उस हुक्म को चैलेंज किया था जिसमें गुजरात हुकूमत को 1992 के जेल कवानीन के तहत 11 मुजरिमों को रिहा करने की इजाज़त दी गई थी। मई 2022 में जस्टिस अजय रस्तोगी ने एक मुजरिम की दरखास्त पर हुक्म दिया था कि गुजरात हुकूमत 1992 की रिहाई की पॉलिसी के तहत बिल्किस बानो केस के मुजरिमों को रिहा करने पर गौर कर सकती है। ताहम बिल्किस बानो ने अपनी दरखास्त में कहा कि इस केस की पूरी समाअत महाराष्ट्र में हुई और वहां की रिहाई की पॉलिसी के मुताबिक ऐसे घिनौने जराइम पर 28 साल से पहले रिहा नहीं किया जा सकता। याद रहे कि इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया था कि मुजरिम की दरखास्त पर उसी रियासत में गौर किया जा सकता है जहां जुर्म का इर्तिकाब किया गया हो। अब चूंकि बिल्किस बानो केस गुजरात से मुतालिक है, इसलिए इस केस के मुजरिमों पर हुकूमत गुजरात ने सजा कम करने का फैसला किया। गौरतलब है कि 15 अगस्त को गुजरात हुकूमत ने 2002 के गुजरात फसादात के दौरान बिल्किस बानो इज्तिमाई असमत दरी केस में उम्र कैद की सजा पाने वाले तमाम 11 मुजरिमों को माफी देते हुए रिहा कर दिया था। कांग्रेस समेत कई अपोजिशन जमातों और सिविल सोसाइटी की तंजीमों ने इस मामले पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया था और गुजरात हुकूमत की सख्त मजम्मत की। रिमिशन यानी माफ़ी की पॉलिसी का मुतालबा का मतलब यह है कि मुजरिम की सज़ा की मुद्दत को कम कर दिया जाए। माफ़ी देते वक्त सिर्फ सज़ा की मुद्दत को कम किया जा सकता है, जुर्म की नौइयत तब्दील नहीं की जाती। वहीं अगर मुजरिम माफ़ी की पॉलिसी के कवायद पर सही तरीके से अमल नहीं करता तो उसे दी गई रियायत से महरूम भी किया जा सकता है और फिर उसे पूरी सज़ा भुगतनी पड़ती है। कोलकाता में हफ्ते के रोज वेस्ट बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी और BSF ओहदेदारों के बीच बहस हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह भी मौजूद थे। ये वाकया हावड़ा में ईस्टर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग के दौरान पेश आया। ममता BSF को बॉर्डर के 50 किलोमीटर अंदर तक कार्रवाई के अख्तियार देने से नाराज है। ममता का कहना है कि इससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। मरकजी हुकूमत ने नए कानून के तहत BSF को इंटरनेशनल बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक के इलाके में कार्रवाई करने का अख्तियार दिया है। इसके लिए मजिस्ट्रेट के अहकाम या वारंट की जरूरत नहीं होगी। इससे पहले BSF 15 किलोमीटर अंदर तक ही कार्रवाई कर सकती थी। ममता इसी बदलाव से नाराज है। उनका कहना है कि इससे आम लोग परेशान हो रहे हैं। BSF के पास ज्यादा पावर है जो लोगों और अफसरों के बीच तालमेल नहीं बनने देता। ममता ने मई 2022 में कहा था कि BSF वाले गांव में घुसकर लोगों को मार रहे हैं और दूसरी तरफ बांग्लादेश में फेंक रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मरकजी हुकूमत के तहत आने वाले BSF इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार गायों की तस्करी यानी स्मगलिंग करती है और लोगों का कत्ल करके उनकी लाशें बांग्लादेश में फेंक देती है, लेकिन उसका इल्ज़ाम बंगाल पुलिस पर आता है। इसीलिए उन्होंने रियासती पुलिस को कहा कि वो BSF को रोके। दिसंबर में वेस्ट बंगाल असेंबली ने BSF के दायरा इख्तियारात को बढ़ाए जाने के खिलाफ एक तजवीज़ भी पास की थी। मरकजी वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमन की क़यादत में आज GST काउंसिल की 48वीं मीटिंग वर्चुअल मोड में अंजाम पजीर हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मीटिंग में कुछ अहम फैसले लिए गए। मरकजी वज़ीर मालियात ने इस मीटिंग के बाद दिए गए एक बयान में कहा कि GST काउंसिल की मीटिंग के दौरान एजेंडे के 8 नुकात पूरे हुए। जुएम के 2 इशूज़ थे जिन पर तबादला ख्याल करने की जरूरत थी, लेकिन उन पर गौर नहीं किया जा सका। ये इशूज़ तंबाकू और गुटखे से मुतालिक सलाहियत की बुनियाद पर टैक्स निज़ाम और GST ट्रिब्यूनल पर मबनी थे। इस मीटिंग से मुतालिक रेवेन्यू सेक्रेटरी ने बताया कि GST काउंसिल की मीटिंग के दौरान जो फैसले लिए गए उनमें किसी भी अफसर को अपने फ़राइज़ की अदायगी से रोकने समेत कुछ मामलों को जराइम के दर्जे से हटाना और GST क़वानीन के तहत किसी भी मामले में प्रोसिक्यूशन शुरू करने की रकम की हद 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करना वगैरह शामिल है। GST काउंसिल की मीटिंग के बाद रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा कि दालों की भूसी पर टैक्स की शरह 5% से घटाकर 0 कर दी गई है। Notice what has been issued. In fact, that gives me an opportunity to explain and put forth one thing right up front. In this council meeting, there has not been any tax increase on any item. Everything that has been done is to issue clarifications where ambiguity of interpretations prevailed. Like even the issue of rub, which is the juice extracted from sugarcane, which after that when it goes into the machine of the centrifugal whatever, churns out molasses. But the juice
prior to going into the machine, what UP calls as RAB, was a subject of ambiguity prior to today's meeting, where one state issued for RAB producers a notice saying, why can't I tax you because that is molasses? Whereas that person would say, no, it is RAB. So such kind of situations have all been gone through by the Fitment Committee, and in this meeting, if there is a one dominant feature, it is on very many such issues where we should. मरकजी वजीर सेहत व खानदानी बहबूद डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने मुल्क भर में 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का क़याम अमल में लाया। उन्होंने इंटीग्रेटेड एंड वेलबींग यानी IHW 2022 3 रोज़ा पहली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस जिसका आगाज़ जुमे को हुआ था, उससे खिताब करते हुए कहा कि हम ऐसी तहकीक करना चाहते हैं जिससे रूहानी जहद को तस्लीम किया जाए। हमें चाहिए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग़ दें। ये तहकीक सिर्फ सरकारी लैब्स तक ही महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें निजी मुहक्किकीन के लिए भी लैब्स के दरवाजे खोलने चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी को अजीम बनने के लिए बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लगन और अज़्म के साथ काम करने से ही कोई भी अजीम बन सकता है। हमारी रिवायती साइंस की ये ताकत है। जब हम हमारे आबा व अजदाद की तर्ज ज़िंदगी देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि किस तरह वो किसी भी दवा के बगैर तवील ज़िंदगी तक रहे। ये सिर्फ जिस्मानी सरगर्मी, सेहतमंद ग़िज़ा और मुशाहिदा से मिलने वाली मालूमात की बिना पर मुमकिन हो सका। हम वासुदेव कुटुंब यानी दुनिया एक ख़ानदान की तरह में यकीन रखते हैं। इससे न सिर्फ हमारे मुल्क में रहने वालों की बल्कि दुनिया के आवाम को भी मदद मिलेगी। हमने लॉकडाउन में किसी भी किस्म की कीमतों में इजाफे के बगैर 150 ममालिक को दवाइयाँ भेजी। इस खतरनाक घड़ी में बनिए नौ इंसान की मदद के लिए हिंदुस्तान पर दुनिया मुनस्सिर रही। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हफ्ते को इस बात पर हैरत का इजहार किया कि चीन मुल्क में घुस आया और सरहद के साथ स्ट्रैटेजिक अहमियत के हामिल इलाकों में तामीराती काम कर रहा है, लेकिन हुकूमत इसके बारे में बहस कराने को तैयार नहीं है। खड़गे ने कहा कि शुमाल मशरकी सरहद पर स्ट्रैटेजिक अहमियत के हामिल इलाकों में चीन जिस तरह अपनी सरगर्मियां अंजाम दे रहा है वो मुल्क की सलामती के लिए तशवीशनाक है और हुकूमत को इस पर मुल्क के साथ बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया कि चीन की डमेफरी रेंज तक बुनियादी ढांचे की तामीर हिंदुस्तान के स्ट्रैटेजिक सॉलिडारिटी कॉरिडोर को खतरे में डाल रही है, जो शुमाल मशरक रियासतों के लिए गेटवे है। ये हमारी कौमी सलामती के लिए इंतहाई तशवीशनाक है। नरेंद्र मोदी जी, मुल्क में चीन पर बहस कब होगी? कांग्रेस ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में वजाहत करनी चाहिए कि उन्होंने चीनी दरअंदाजी के बारे में सच क्यों नहीं बताया और ये कि गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान चीन से रिकॉर्ड सतह पर क्यों दरामद किया गया। कांग्रेस के मीडिया चीफ जयराम रमेश ने हफ्ते को एक बयान में कहा कि मोदी को बताना चाहिए कि उन्होंने 20 जून 2020 को क्यों कहा कि चीनी फौज ने हिंदुस्तानी इलाके में दखल अंदाजी नहीं की। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि चीन को हमारी फौज को मई 2020 के बाद उस इलाके में गश्त करने से क्यों रोकने की इजाजत दी गई जहां हिंदुस्तानी फौज मशरकी लद्दाख में गश्त करती थी। उन्होंने कहा कि मोदी को जवाब देना चाहिए कि चीनी कंपनियों को PM केयर फंड में मदद की इजाजत क्यों दी गई और चीन से दरामदात गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान रिकॉर्ड सतह पर क्यों दरामद किए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत ने भी मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उसका कारण बड़ा स्पष्ट है। प्रधानमंत्री बार बार चीन के राष्ट्रपति के सामने नतमस्तक होते हुए दिखते हैं। यहां तक कि गलवान घाटी में जो हमारे 20 बहादुर सैनिकों की शहादत थी, प्रधानमंत्री ने चीन को क्लीन चिट देकर उस शहादत को भी नकार दिया, उनकी शहादत का भी अपमान किया। हमारे सेना के हाथ बंधे हुए हैं, प्रधानमंत्री ने खुद बांधे हैं। मैं आपको कारण बताता हूं। प्रधानमंत्री की चीन परस्ती आज से नहीं शुरू हुई। ये चीन परस्ती तब से शुरू हुई जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अमेरिका उनको वीजा नहीं दे रहा था। चीन ये बार बार चले जाते थे क्योंकि वहां वीजा उनको आसानी से मिल जाता था। लगातार चीन जाते थे। वहां क्या उनके संबंध बने चीन से हमें नहीं मालूम। चीन के बड़े बड़े अधिकारियों को, मंत्रियों को गुजरात बुलाते थे। धौलेरा जो इंडस्ट्रियल सिटी बन रही है, 43,000 करोड़ के करारनामे चीनी कंपनियों के साथ किए। अपना लघु उद्योग, अपना मध्यम उद्योग बर्बाद कर दिया, लेकिन चीन की कंपनियों को पलक पावड़े बिछा बिछा कर जमीनें दी गई।
ये गुजरात में किया, ये मुख्यमंत्री ने किया, मुख्यमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी था। यहां तक कि नरेंद्र मोदी जी की चीन परस्ती का यह आलम है कि गुजरात के स्कूलों में मैंडरिन कंपलसरी करने की भी एक योजना ले आए थे, वो नहीं हो पाई, कांग्रेस ने उसका विरोध भी किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता, 13 नेता चीन कम्युनिस्ट पार्टी के स्कूल, जिसको पार्टी स्कूल कहा जाता है, वहां पढ़ने गए, 2014 में गए। क्या पढ़ के आए हमें नहीं मालूम, क्यों इतनी करीबी, कितनी घनिष्ठता चीन के साथ हमें नहीं मालूम। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, ये बार बार कांग्रेस के विषय में बात करते हैं। चीन को सबसे करारा जवाब राजीव गांधी की सरकार ने ऑपरेशन फैल्कन में 1986 में दिया, जब इसी तवांग सेक्टर में चीन ने कुछ शैतानी करने की कोशिश की। उस वक्त जनरल सुंदर जी थे, राजीव जी और जनरल सुंदर जी भी अच्छी टीम थी। राहुल गांधी जी ने कल वो सच बयां कर दिया जिस पर पर्दा डालने की लाख कोशिशें मोदी सरकार कर रही थी। उन्होंने चीन से गहराते हुए संकट का जिक्र करते हुए ये जरूर कहा कि चीन कुछ बड़ा करने की फिराक में है, चीन तैयारी करता हुआ दिख रहा है युद्ध की, और मोदी सरकार इवेंट मैनेजमेंट में लगी हुई है। चित परिचित अंदाज में मोदी जी के गुर्गे, उनकी ट्रोल आर्मी, चरण चुंबक और सरकार के नुमाइंदे लग गए राहुल जी को अटैक करने में। लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। चीन से संकट गहरा है, और चीन से संकट गहरा इसलिए है क्योंकि आप सच्चाई पर लगातार पर्दा डाल रहे हैं। चीन से झड़प की खबरें आ रही हैं। अरुणाचल से आप ही के एमपी ने कहा है वहां पर शेल्टर बना लिए है चीन ने, आप ही के एमपी ने कहा है वहां पर गांव स्थापित कर लिए है चीन में, आपके कान पर जू नहीं रहेंगे। लद्दाख में जहां तक हम गश्त करते थे वहां तक गश्त नहीं कर पा रहे। जिस गलवान घाटी में हमारे 20 जाबाजों की शहादत हुई, वहां पर चीन घुसा बैठा हुआ है, और बजाय चीन को सबक सिखाने के, गलवान की शहादत के बाद मोदी जी ने चीन को और बड़ा व्यापारी भारत के साथ बना लिया है। चीन को और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, छोटी मोटी ऐप को बैन करने का काम किया जा रहा है, और 115 बिलियन डॉलर का चीन के साथ व्यापार किया जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा वृद्धि गलवान की शहादत के बाद हुई है। तो कोई ये सवाल क्यों ना पूछे कि 18 बार आप मिले चीनियों से, आपकी असीम मोहब्बत है चीन से, तो क्या आप चीन पर चुप इसलिए हैं क्योंकि बेपनाह मोहब्बत है, या कहीं कोई और डर है? क्योंकि चीन पर आपकी चुप्पी तो निंदनीय है, और चीन पर आपकी चुप्पी बहुत बड़े बड़े सवाल उठा रही है। और सेना के शौर्य और पराक्रम पर मोदी जी, आप और आपके गुर्गे तो पाठ बिल्कुल मत पढ़ाइएगा, क्योंकि आप तो सेना से ज्यादा साहसी एक व्यापारी को बताते हैं, और ये भूल जाते हैं कि सैनिक अपने सीने में गोली खाकर देश की रक्षा करता है, गल्ले पर बैठकर पैसा नहीं गिनता है। पाठ पढ़ाना बंद कीजिए और देश को बताइए कि चाइना पर पीएम मोदी चुप क्यों। राहुल गांधी जी ने कल वो सच बयां कर दिया जिस पर पर्दा डालने की लाख कोशिशें मोदी सरकार कर रही थी। उन्होंने चीन से गहराते हुए संकट का जिक्र करते हुए मरकजी वजीर किरेन रिजिजू फौजियों से मुलाकात करने की एक तस्वीर शेयर करके तनाज़े में घिर गए। कांग्रेस ने उनके ट्विटर के इस फोटो पोस्ट को 3 साल पुराना बताया। कांग्रेस के तर्जुमान बीवी श्रीनिवास ने दोनों फोटो को एक साथ ट्वीट करते हुए लिखा कि 2019 की तस्वीर का इस्तेमाल कर 2022 में सिक्योरिटी का भरोसा दिलाया जा रहा है। दरअसल मरकजी हुकूमत किरेन रिजिजू ने आज ट्वीट करके फौजियों से मुलाकात की एक तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने तवांग को पूरी तरह महफूज बताया। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में यंगत से इलाका हिंदुस्तानी फौज के बहादुर जवानों की तैनाती की वजह से अब पूरी तरह महफूज है। इसको लेकर बीवी श्रीनिवास ने कहा कि फर्जीवाड़ा कब तक चलेगा। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की क़यादत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का हफ्ते को आराम का दिन रहा। यात्रा इतवार की सुबह राजस्थान में दौसा जिले से दोबारा शुरू होगी। ये यात्रा आइंदा 30 जनवरी को कश्मीर में अख्तिताम पजीर होगी। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश के मुताबिक 18 दिसंबर की सुबह जब यात्रा दोबारा शुरू होगी तो राहुल गांधी दोपहर में 45 शहरी तंजीमों के लोगों से मुलाकात करेंगे। यात्रा 19 दिसंबर को आलूर में खत्म होगी और वहां
वहां एक रैली का एहतमाम किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा गुज़िश्ता 4 दिसंबर को राजस्थान में दाखिल हुई और इस दौरान आराम का दूसरा दिन है, जबकि गुज़िश्ता 9 दिसंबर को भी आराम का दिन था। जयराम रमेश ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा 20 दिसंबर की शाम हरियाणा में दाखिल हो जाएगी, जो 21 से 24 दिसंबर तक 4 दिन हरियाणा में रहेगी। इसके बाद दिल्ली में दाखिल होगी। उन्होंने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा 2 या 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश जाएगी और फिर दूसरे मरहले में हरियाणा में दाखिल होगी और फिर पंजाब, जम्मू और आखिर में कश्मीर पहुंचेगी, जहां राहुल गांधी तिरंगा लहराएंगे। उन्होंने बताया कि यात्रा 30 जनवरी को खत्म होगी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने एकनाथ शिंदे हुकूमत के खिलाफ हफ्ते के रोज हल्ला बोल मुजाहरा किया। इसमें कुछ छोटी मोटी पार्टियां भी शामिल हुई। ये मुजाहरा हुकूमत और गवर्नर कोश्यारी के खिलाफ छत्रपति शिवाजी पर उनके मुतनाज़ा रिमार्क को लेकर किया गया। इस एहतजाज में शिवसेना कायद उद्धव ठाकरे और एनसीपी कायद अजित पवार भी शामिल हुए। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी ने आज मुल्क भर में मुजाहरा किया। बीजेपी कारकुनों की मांग है कि भुट्टो अपने बयान के लिए माफ़ी मांगे। जुमे को भी बीजेपी वर्कर्स ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने मुजाहरा किया था। इस दौरान बीजेपी के युवा मोर्चा के सदर तेजस्वी सूर्या ने कहा था कि बिलावल को पाकिस्तान का पप्पू कहा जाता है। बिलावल भुट्टो ने जुमेरात के रोज कहा था कि ओसामा बिन लादेन तो मर गया, लेकिन गुजरात का कसाई अभी जिंदा है और वो भारत का वजीर आजम है। भारत माता के प्रधानमंत्री का अपमान, प्रधानमंत्री का अपमान, भारत माता की बच्चा करवा है, पाकिस्तान बड़वा है, पाकिस्तान बड़वा है, बच्चा करवा है, पाकिस्तान बड़वा है। भारत माता की, भारत माता की, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की, वंदे 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 हिंदुस्तान की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल अग्नि 5 की दूरी बढ़ाकर 7,000 किलोमीटर तक कर दी गई है। पहले ये 5,000 किलोमीटर थी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने मिसाइल में लगे स्टील को हटाकर
कंपोजिट मटेरियल लगाया जिससे वजन 20% से ज़्यादा कम हो गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने मुल्क में ऑनर किलिंग के लिए मुख्तलिफ मुतनाज़िया जो लव अफेयर्स हैं और लव मैरिजेस हैं और दूसरी ज़ात में शादी ब्याह को वजह माना। हफ्ते को उन्होंने कहा कि मुल्क में हर साल लव अफेयर्स के चलते या दूसरी जाति में शादी करने की वजह से सैकड़ों नौजवान मार दिए जाते हैं। उन्होंने इस पर अफसोस का इजहार किया। जस्टिस चंद्रचूड़ मुंबई में साबिक अटॉर्नी जनरल अशोक देसाई की 90वीं जयंती पर हुए प्रोग्राम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मॉरलिटी एक ऐसी बुनियाद है जो हर शख्स के लिए अलग अलग होती है। CJI ने 1991 के एक आर्टिकल का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे 1991 में उत्तर प्रदेश में एक 15 साल की लड़की को उसके माँ बाप ने मार डाला था। गांव वालों ने उस जुर्म को कबूल कर लिया क्योंकि उनके मुताबिक लड़की ने समाज के खिलाफ कदम उठाया था। वो समाज जिसे पावरफुल लोगों ने बनाया और उसका कमज़ोर तबके को इस पर अमल करना पड़ता है, जबकि ये क़वायद उस तबके के लोगों की परंपराओं के खिलाफ होते हैं। उन्होंने कहा कि दबंग लोग जो तय करते हैं वही मोरालिटी मानी जाती है। Under section 321 of the CRPC, that was challenged and eventually referred to the Constitution bench. So when the judges are exchanging a conversation between themselves, I was keen to tell the senior on what is the next line of authority to cite. So he put his hand up and said, "Quiet," he said, "quiet." And then he told me, he said, when the judges speak, when a matter is going on, always be silent and see what they are talking about. That will give you an insight on which way the matter is going and what they expect of you. Focus on the court and focus on what the judges are speaking about. Then in numerous conferences, I learned what we have now called, we have come to learn or label as the Nariman list of dates. Every time you had a conference, you would improve upon the list of dates. The dates would be distinguished from your submissions, which would come in the form of a note. There was Lalnarayan Sinha ji, the then Attorney General, who was understated brilliance personified. You could barely hear him behind the first row. But when you leant over and tried to follow what he was arguing, you were struck by the sheer brilliance in his simplicity, in the manner in which he made his presentation. You recall that he was the Attorney General who walked out of the court when Raman Shaman was being argued, that famous case on tenders. I was in the court when Mr. S.N. Kakkar was arguing a matter in court number 4, when a very strong judge, Justice D.A. Desai, was tearing a young junior apart. And Mr. Kakkar was pouring into his briefs, getting ready with his own case. And then suddenly he sprung out of nowhere and said, "My lords, I protest at the manner in which the junior counsel is being dealt with by your lordships." मुंबई के घाटकोपर इलाके के पारेख अस्पताल के पास जुनूद पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में हफ्ते को आग लग गई। आग से एक शख्स की मौत हो गई और 2 लोग जख्मी हो गए। उधर इस वाक़े के बाद उठे धुएं से पारेख अस्पताल में मरीजों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। इसके चलते अस्पताल में भर्ती 22 मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया।
दिल्ली में एक शख्स ने शराब के नशे में अपनी बीवी से झगड़ा किया, फिर गुस्से में अपने 2 साल के बेटे को पहली मंजिल से नीचे फेंक दिया। इसके बाद खुद भी तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। फिलहाल दोनों एम्स में भर्ती हैं, उनकी हालत तशवीशनाक बनी हुई है। ये वाकया जुम्मे की रात कालकाजी इलाके में वाक़ झुग्गी बस्ती का है। मुलजिम 30 साल का मान सिंह है। उसकी बीवी पूजा ने बताया कि उसके शोहर से झगड़े के बाद वो 2 साल के बेटे के साथ अपनी दादी के घर रहती है। जुम्मे की रात मान शराब के नशे में वहां आया और शोर शराबा करने लगा। पूजा ने मुखालिफत की तो मान ने बेटे को पहली मंजिल की छत से नीचे फेंक दिया। इसके बाद मान सिंह ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद लोगों ने बच्चे को एक प्राइवेट अस्पताल में और मान सिंह को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। पुलिस अहदेदारों ने बताया कि मुलजिम ने बच्चे को करीब 21 फीट की ऊंचाई से फेंका है। बीवी की शिकायत पर मुलजिम के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। खतर में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप शुरुआत से ही तनाज़ों में रहा। अब इसके खत्म होने के एक दिन पहले खतर पर यूरोपियन यूनियन के एमपीज को करोड़ों रुपए की रिश्वत देने के इल्जाम लगे हैं। ये रिश्वत वर्ल्ड कप से पहले हुए तामीरी कामों में बड़े पैमाने पर मजदूरों की अमवात के मामले दबाने के लिए दिए गए हैं। इन मजदूरों में बड़ी तादाद हिंदुस्तानियों की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान के करीब 6,500 मजदूर खतर में मारे गए हैं। हाल ही में बेल्जियम पुलिस ने यूरोपियन पार्लियामेंट की एक मेंबर के ब्रुसेल्स में वाक़ घर और उनके वालिद के होटल रूम पर छापा मारकर 8 करोड़ रुपए बरामद किए। इन एमपीज पर इल्जाम है कि वर्ल्ड कप की तैयारियों में मजदूरों की मौत समेत कई तनाज़ों को दबाने के लिए उन्होंने खतर से करोड़ों रुपए की रिश्वत ली। बेल्जियम पुलिस ने जब्त की गई रकम की फोटो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। जर्मनी की दारुल हुकूमत बर्लिन के रैडिसन ब्लू होटल का एक अजीम एक्वेरियम अचानक से टूट गया। ये वाकया हफ्ते की सुबह लगभग 5:45 पर पेश आया। एक्वेरियम इतना बड़ा था कि इसके टूटने के बाद पूरे होटल और सड़क पर बह रहे लाखों लीटर पानी ने सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा कर दी। इस वाकये की जानकारी मिलते ही इमरजेंसी सर्विसेज के 100 लोगों की टीम फौरी मकाम वाक़े पर पहुंची और बचाव काम किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये एक्वेरियम 15.85 मीटर यानी 52 फुट ऊंचा था। उसके फटने से 10 लाख लीटर पानी चारों तरफ फैल गया। एक्वेरियम की 1500 मछलियां होटल की लॉबी और सड़क पर बिखर गई और ज्यादातर की तड़प कर मौत हो गई। एक्वेरियम के टूटे कांच से 2 लोग जख्मी भी हुए। एक्वाडोम नाम के इस एक्वेरियम को 2003 में खोला गया था। इसके नाम दुनिया का सबसे बड़ा बेलनाकर एक्वेरियम होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था। उस वक्त इसे बनाने में लगभग 212 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस वाक़े के वक्त इसमें 100 से ज्यादा अलग अलग किस्म की मछलियां मौजूद थी। अमेरिका के टेक्सास में ज़लज़ला आया। रिक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 5.4 मापी गई, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि लोगों को पता ही नहीं चला कि ज़लज़ला आया। इस खबर को कंफर्म करने के लिए लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए। कई यूजर्स ने तो इस खबर को मीम्स बना दिए। लोगों ने कई इंटरेस्टिंग और फनी वीडियोस भी इस सिलसिले में पोस्ट किए। लोग कंफ्यूजन में थे कि ज़लज़ला सच में आया भी या नहीं। वो सवाल कर रहे थे कि अगर ज़लज़ला आया तो उन्हें झटके क्यों महसूस नहीं हुए। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक हफ्ता यानी आज सुबह 5:35 पर ज़लज़ला आया। नेशनल वेदर सर्विसेज के मुताबिक ये टेक्सास की तारीख में आने वाला चौथा सबसे बड़ा ज़लज़ला है। तेलंगाना में एक मकान को आग लगने के वाकये में 6 अफराद जिंदा झुलसकर हलाक हो गए। ये वाकया तेलंगाना के मंचिर्याल जिले के रामाकृष्ण पुलिस स्टेशन के गुडीपल्ली देहात में पेश आया। पुलिस ने बताया कि कल शब एम शिवैया नामी शख्स के मकान में ये आग लगी, जिसकी इत्तला पड़ोसियों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड के एहलकारों को दी, जिस पर चौकस फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। ताहम तब तक मकान में मौजूद 6 अफराद जिंदा झुलसकर हलाक हो गए। महलूकीन की शिनाख्त 50 साल एम शिवैया, उसकी बीवी राज्यलक्ष्मी की भांजी 35 साल मोनिका, 2 साल हिमा बिंदु, 4 साल स्वीटी और 50 साल शांतैया के तौर पर की गई। इस वाक़े में झुलसकर हलाक होने वाले ये अफराद शिवैया के रिश्तेदार हैं, जो इस खानदान से मिलने के लिए आए थे। पुलिस इस बात को लेकर तहकीकात कर रही है कि ये आग इत्तेफाकी तौर पर या हादिसाती तौर पर लगी या इन रिश्तेदारों को, इन अफराद को
ये आग जानबूझकर लगाई गई। पुलिस इस मामले को लेकर तहकीकात कर रही है। आज इन सभी 6 लाशों का पोस्टमार्टम किया गया, क्योंकि खबर ये भी थी कि ये इस शक का इजहार किया गया था कि इन सभी अफराद को पहले जहर दिया गया, उसके बाद घर में आग लगा दी गई ताकि इसे एक आग का हादसा दिखाया जा सके। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा लिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद इस पर मजीद कार्रवाई होगी। साथ ही पुलिस इस पूरे मामले की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।